बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के हवाले से अपना एक टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से जहन में रखें कि ये एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपके पास दो क्लॉजेस मौजूद हैं। आप उन क्लॉजेस को जो नाम देते हैं, क्लॉज का आपके पास जो है तारुफ उससे पहले होना ज़रूरी है। क्लॉज आप किसको कहते हैं जी? आई होप कि आप लोग पहले इस चीज़ को समझते होंगे कि एक अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और ये फ़िक्रे का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें आप उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोनों तरफ देखते भी हैं। हम जब कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो दो हिस्सों पर या दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है और उनकी प्रैक्टिकल जो यूसेज है उस हवाले से हम उनकी टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं। बहरहाल कंडीशनल सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस that consists of two clauses and one clause is known as if clause, जिसमें आप कंडीशन शो करते हैं और अगर आप उस कंडीशन को पूरा होता हुआ देखेंगे या करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा रिवॉर्डिंग क्लॉज में। ठीक है, इफ़ क्लॉज जो है वो आमतौर पे फ़िक्रे के पहले हिस्से में लिखी जाती है और रिवॉर्डिंग क्लॉज को एज अ रिवॉर्ड जो है ये एक फ़ितरी सा अमल है कि आप जो करेंगे उसके बाद आपको उसका नतीजा मिलेगा या प्राइज़ मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा। हम इसको कॉन्सिक्वेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। सही है जी। अब हम आते हैं इनकी टाइप्स की तरफ और एक मुख्तसर तारुफ इनकी टाइप्स का जो है वो आपके सामने अभी पेश किया जाएगा। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं और जिस हवाले से हमारी एवेल्युएशन होती है उसके मुताबिक कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। द वेरी फर्स्ट ऑफ देम इज़ ज़ीरो कंडीशनल। ठीक है जी, द वेरी फर्स्ट वन इज़ ज़ीरो कंडीशनल। तो ये हमने इसको, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो पेपर में इसका इस्तेमाल आपके सामने आएगा वो आएगा MCQs की सूरत में। आपके पास एक सेंटेंस जिसको आपने चूज़ करना होगा कि इसमें से आपसे सेंटेंस में टाइप पूछी जाएगी कि ये सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है। आइदर इट इज़ अ ज़ीरो कंडीशनल और टाइप 1 और समथिंग एल्स। देखें जी, ज़ीरो कंडीशनल में अब आपको मैंने अभी बताया कि ये दो क्लॉजेस पे मुश्तमिल है, तो हम जो है वो एक पंक्चुएशन मार्क की मदद से इन क्लॉजेस को एक दूसरे से अलग करते हैं। आप ज़रा इसको देखें, इफ़ इट रेन्स, ये है इफ़ क्लॉज, और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट द सॉइल गेट्स वेट, ये है इसका रिवॉर्डिंग क्लॉज, रिजल्टेंट क्लॉज, कॉन्सिक्वेंट क्लॉज। ठीक है, अब हमने इसके स्ट्रक्चर को समझना है जो हमारा असल काम है। उर्दू में ज़ाहिर सी बात है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जब ट्रांसलेशन का क्वेश्चन करते हैं तो वो उर्दू से अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा करते हैं, तो आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि ये फ़िक्रा अगर उर्दू में लिखा हुआ आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हमने कंडीशनल की किस टाइप के मुताबिक ट्रांसलेट करना है। उसके लिए मैं आपको एक सादा सी बात बता दूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, अगर सूरज चमकता है तो रोशनी आती है और अगर बारिश बरसती है तो सॉइल जो है, मिट्टी जो है, ज़मीन जो है वो भीग जाती है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको आप कभी भी जो है वो किसी तरह से इसको चैलेंज आउट नहीं किया जा सकता। तो इन शॉर्ट यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीरो कंडीशनल। अब इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इसको पढ़ भी रहे हैं और अगर ये MCQs की सूरत में आपके पास आता है तो आप कैसे जज करेंगे कि ये ज़ीरो कंडीशनल है, उसकी बहुत ही आसान आपके पास एक हिंट कह लें या एक रिमेम्बरेंस जो आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आप फ़िक्रे को देखेंगे इफ़ क्लॉज को और फिर आप उसमें से उसका टेंस देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत वाज़े तौर पे आपको पता चल रहा है कि इफ़ क्लॉज में यूज़ किया जा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये आपको इससे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये फ़िक्रा या तो टाइप 1 का है या ज़ीरो कंडीशनल का है इफ़ क्लॉज को देखने के बाद। अब आपने आना है दूसरी क्लॉज की तरफ और दूसरी क्लॉज के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस देख के बिल्कुल आपको ये पता चल सकता है। द सॉइल गेट्स वेट, सेम इज़ द स्ट्रक्चर बीइंग यूज्ड इन द कॉन्सिक्वेंट क्लॉज, जो पहली क्लॉज में यूज़ किया गया। इफ़ क्लॉज में आपके पास आया इफ़ इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरी तरफ भी आपके पास आया द सॉइल गेट्स वेट, ये भी सिंपल प्रेजेंट। आप ये समझ लें कि अगर सेंटेंस की दोनों क्लॉजेज़ में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया गया है और MCQs की सूरत में आपसे ये पूछा गया तो ये है एक ऐसा फ़िक्रा जो कि ज़ीरो कंडीशनल के तौर पे गिना जाएगा।
ठीक है जी। आई होप कि आप जीरो कंडीशनल के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं फर्दर, टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल। टाइप 1 भी लिखा हुआ आपके सामने आ सकता है, फर्स्ट कंडीशनल भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके स्ट्रक्चर को देख लें जी। इफ़ यू टेक एक्सरसाइज डेली, बाकी फिक्रे को अभी आपने नहीं पढ़ना। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने बाकी फिक्रे को अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ इफ क्लॉज को तवज्जो से देखेंगे। इफ़ यू टेक एक्सरसाइज डेली, अब आप इसका टेंस देखने की, समझने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में यूज़ किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्दर आप मूव करेंगे इसकी रिवार्डिंग क्लॉज की तरफ, और रिवार्डिंग क्लॉज में आप पढ़ रहे हैं जी सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्लॉज क्या लिखी हुई है, यू विल रिमेन फिट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये टेंस यूज़ किया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है जी। जीरो कंडीशनल में आपने देखा दोनों क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट को यूज़ किया गया, और फर्स्ट कंडीशनल में आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि इफ़ क्लॉज में यूज़ किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और रिवार्डिंग क्लॉज में इसको यूज़ किया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो ये है आपके पास टाइप 1। टाइप 1 कंडीशनल में जो है वो हम आमतौर पे जो प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा। अगर तुम वर्जिश करते हो तो तुम सेहतमंद रहोगे, तुम फिट रहोगे, ये सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर वाइज आपके पास आएगा टाइप 1 में, ठीक है जी। आई होप कि यू अंडरस्टैंड। टाइप 2, द नेक्स्ट वन। अब टाइप 2 जो है इसके स्ट्रक्चर को आप देख लें जी। इसमें क्या होगा जी, हम पढ़ते हैं सेंटेंस की पहली क्लॉज को, इफ़ क्लॉज को। इफ़ ही वेंट बाय ट्रेन, अगर वो रेलगाड़ी के ज़रिए जाता। अगर हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उर्दू लिखते वक्त भी और अंग्रेज़ी में तो बहुत वाज़ेह हम उसको पहचान लेते हैं कि हम सब्जेक्ट के बाद जो है वो वर्ब को यूज़ करते हैं पास्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। तो आप इफ़ क्लॉज के स्ट्रक्चर को देखिए, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद नज़र आएगी सेकंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, मतलब कुछ सेकंड फॉर्म जिस तरह की भी हैं जो थर्ड में भी वही होती हैं। तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म है, अगर वहाँ पे आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब की एब्सेंस को देखते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो मौजूद नहीं है, तो आप ये समझ लेंगे कि ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ की गई है सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल इफ़ यू रेड, आप उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे तो रीड, रेड, रेड इज़ अ वर्ब दैट इज़ यूज विद सेम स्पेलिंग्स इन ऑल थ्री फॉर्म्स। तो आपको इस तरह के वर्ब्स का अंदाज़ा होगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की गैर मौजूदगी को देखने से कि ये सेकंड फॉर्म में यूज़ किया गया। ये आपके पास आ गया स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का। इफ़ क्लॉज का हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ फिक्रे के, वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे किया जाएगा ये आपके सामने, ही वुड रीच देयर इन टाइम। ये क्या किया गया जी, ये असल में एक फर्स्ट फॉर्म के साथ मॉडल वर्ब को यूज़ किया गया, और ये किस चीज़ की निशानदेही करता है, ये असल में पास्ट टेंस की ही निशानदेही करता है। आप अगर गौर करें तो हमने टाइप 1 में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया विल, वही हेल्पिंग वर्ब उसको पास्ट फॉर्म में यूज़ किया गया एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब इसको यूज़ किया हमने, और हमने इसको विल को यूज़ कर दिया वुड में। असल में अगर आप सादा लफ्ज़ों में इसको समझना चाहें तो ये पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट फॉर्म में लिखा गया है। सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की जो है वो तब्दीली, और हेल्पिंग वर्ब बना है एक मॉडल वर्ब, ठीक है जी। अब ये मॉडल वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेंटेंस आप उनको यूज़ करते हैं, वो एक अलहदा बहस है कि किस जगह पर कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो रेलगाड़ी के ज़रिए आता तो वो वक्त पर पहुँच जाता, सही है। आप इसको और तरह से लिखना चाहते, अगर वो रेलगाड़ी पर आता तो शायद वो वक्त पर पहुँच जाता, तो अब आपका मॉडल वर्ब जो है वो आपके सेंटेंस के सेंस के मुताबिक चेंज हो जाएगा। आप को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप अगर पॉसिबिलिटीज़ के लिए मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो आप मे को एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, तो हम अगर उसको टाइप 2 में यूज़ करते तो आप उसको उसकी पास्ट फॉर्म में यूज़ करते, और आप यहाँ पे वुड की जगह पे माइट लिखते। सेम इज़ द केस विद कुड, आप कैन को पास्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं कुड की सेंस में, सही है जी। तो ये इस सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंसेस में आमतौर पे इम्पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया जाता है, और इसमें जो है वो ऐसे फ़िक्रात जिसमें आप जो है वो किसी हसरत का या किसी जो है वो ऐसे सिनेरियो के बारे में आप बात करते हैं दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आप उस तरह, अगर आप ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने किसी भाई के बारे में या किसी रिश्तेदार के बारे में कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर होता, तो इट्स वेरी जनरल और वेरी सेंसेबल कि आपको इस चीज़ में नज़र आता है एक इम्पॉसिबिलिटी का फैक्टर। तो ऐसे तमाम फ़िक्रात को जब आप जो है वो ट्रांसलेट करते हैं या पहचान करनी है तो वो तो बहुत आसान है, ट्रांसलेट करना होगा तो आप उनको करेंगे टाइप 2 के स्ट्रक्चर के मुताबिक।
अब आपके पास जो लास्ट है टाइप 3, इट्स वेरी सिंपल। इसमें क्या होगा जी, इसमें आप ऐसी तमाम बातों को डिस्कस करेंगे दैट बिलोंग्स टू द पास्ट, और आप एक रेग्रेट शो करते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज हालात ऐसे ना होते, अगर वो ऐसे कर लेता तो आज वो इस हालत में ना होता। मतलब आप किसी ऐसी बात के बारे में डिस्कस करते हैं जो कोई पास्ट का इवेंट है, और जिसको जो है वो आप अगर चाहते या कोई और चाहता तो वो उसको चेंज कर सकता था, उसकी नेचर जो आज है वो उसको बदला भी जा सकता था। द वेरी कॉमन कि अगर स्टूडेंट्स हैं वो काम नहीं करते और मेहनत नहीं करते और इन दी एंड एग्जाम्स में जो है उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो ये फ़िक्रा हमें अक्सर सुनने को भी मिलता है कि यार अगर मैं मेहनत करता तो मैं कामयाब हो जाता, या अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करता तो उसके नंबर कुछ और भी बेहतर हो सकते थे। मीन्स इट वाज इन योर कंट्रोल एंड यू कुड डू दैट, लेकिन वो हम नहीं कर सके, तो इसको हम रेग्रेट्स की सूरत में शो करते हैं। और इस तरह के रेग्रेट्स को लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इफ़ शी हैड स्पोकन द ट्रूथ इन द कोर्ट, अगर वो अदालत में सच बोल देती, सही है ये। और उसके बाद आप इसकी रिवॉर्डिंग क्लॉज को देखिएगा, शी वुड हैव गॉट द बेल। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें ये जो आपको सब्जेक्ट के तौर पे दिखाया गया है, एक प्रोनाउन लिखा गया है शी, उसके बारे में एक रेग्रेट शो किया गया है कि उससे एक गलती हो गई। अगर वो ये गलती ना करती तो आज उसके हालात इस तरह के ना होते। अगर वो अदालत में झूठ बोलने की बजाय सच बोलती तो वो ज़मानत पर रिहा हो जाती। ठीक है, अब इसमें आपकी जो रिवॉर्डिंग क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल वही। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपने यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट टेंस, यही स्ट्रक्चर इधर यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे उसके साथ एक मॉडल वर्ब को ऐड किया जाएगा। अगर आप देखते हैं हैव गॉट, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन जब आप इसके साथ एक पास्ट का मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो नाउ इट इज़ नॉट प्रेजेंट परफेक्ट बट इट इज़ पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आप इसको अपनी आसानी के लिए अगर जहन नशीन करना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि अगर वुड या कोई भी मॉडल वर्ब, वुड को एज एन एग्जाम्पल कोट किया गया है, कोई भी मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स मॉडल वर्ब्स प्लस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड टाइप 3। ये तो मैंने इनकी टाइप्स को थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर दिया। इससे भी ज़्यादा इसको जो है वो आप 3 लाइनर्स और 3 वर्ड्स दैट यू कैन कीप इन योर माइंड, और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो क्या है जी, देखें, जीरो कंडीशनल और टाइप 1 में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा। इफ़ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म इन बोथ सेंटेंसेस, अगर आप इफ़ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो आपको अब ज़रूर रिवॉर्डिंग क्लॉज की तरफ भी देखना होगा कि क्या रिवॉर्डिंग क्लॉज में भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म तो नहीं यूज़ की गई, या क्या रिवॉर्डिंग क्लॉज में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म तो नहीं यूज़ की गई। अगर आप देखें कि इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट, रिवॉर्डिंग में भी प्रेजेंट, दिस मीन्स जीरो कंडीशनल, ऑप्ट दैट पर्टिकुलर चॉइस। इसके बाद देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फर्स्ट कंडीशनल। टाइप 2 और टाइप 3 के हवाले से बिल्कुल क्लियर रहिए कि अगर इफ़ क्लॉज में सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही है तो दिस इज़ कॉल्ड सेकंड कंडीशनल, और अगर इफ़ क्लॉज में थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है तो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड कंडीशनल। ये एक मुख्तसर तारुफ था, उम्मीद है कि आप इस तारुफ को समझे होंगे। मज़ीद इसको हम जो है वो तफसीली लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।